अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वीर, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे पास काफ़ी दफ़ा ये सवाल आता है कि सर आप भी इन्वेस्टर हैं, मार्केट में ज़ाहिर-सी बात है आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। डिफ़रेंस क्या है? आप जो एसेट मैनेजमेंट या इक्विटी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरी सारी सर्विसेज़ लेते हैं। स्क्रीन के सामने आप मार्केट जो है वो देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त खुली हुई है और आज जो है वो हमारे पास जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन जो डेट है वो है 8 सितंबर 2025। इस दिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने का मेन मकसद क्या है और मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको थोड़ी देर में उसका जो आउटलाइन है वो आपको देता हूँ। पहले तो मैं उस सवाल के ऊपर बात कर लूँ जो सवाल मुझे अमूमन, चूँकि मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया है, लेकिन मेरे पास जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं या जो लोग मुझे जानते हैं, वो अमूमन मुझे रीच आउट करते रहते हैं कि सर मार्केट अभी बहुत अच्छी है, रिटर्न्स बड़े अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में रिटर्न्स तो हमारे बन रहे हैं, लेकिन हम एग्जिट कब करें या हम मज़ीद स्टॉक्स को होल्ड करके रखें, पोर्टफोलियो पोजीशन होल्ड करके रखें। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं? अब मेरा मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो बहुत बेसिक बेसिक एनालिसिस है जो मैं करता हूँ या मैं उस टेक्निक को फॉलो करता हूँ, स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मेन चीज़ ये होती है, जो सवाल मेरे पास आता है कि मार्केट जब अच्छी है तो ज़ाहिर रिटर्न अच्छे बन रहे हैं, मार्केट जब अच्छी नहीं है तो किस तरीके से रिटर्न बनाए जाते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उनको मैं ये चीज़ समझाता हूँ तो कि देखें, जब मार्केट अच्छी है, फंडामेंटल टेक्निकल अगर आप अच्छे ट्रेड्स ले रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास मार्केट आपके सामने स्क्रीन के सामने खुली हुई है, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो काम आपने करना है कि जो काम है, जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, वो आपने करनी है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में। दैट्स इट। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अलावा काम नहीं किया करें। अब ये जो हीट मैप आपके सामने खुला हुआ है, ये आप भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप बीएमए के, केएसबी के, आई थिंक जेएस के पास भी है और कुछ बहुत सी ब्रोकेज है जिनके पास ये रिसर्च पोर्टल है, जिसके आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप इस रिसर्च पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना सीखें। मेरे जितने भी कम्युनिटी में क्लाइंट्स हैं, कंसल्टेशन क्लाइंट्स मेरे जितने भी हैं, ओवर द पीरियड रहे हैं, स्टूडेंट्स हो, सीनियर हो, इस रिसर्च पोर्टल के ऊपर डिटेल गाइड्स उनके अंदर मौजूद है और उनको भी मैंने फोकस करा, अपने तमाम क्लाइंट्स को फोकस करता हूँ कि खुद से जब वो वीडियोस के अंदर सारी बेसिक सीख लें तो इस पोर्टल को लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, मार्केट को जज करना, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी, फंडामेंटली कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको किस तरह ट्रैक करना है, ये सब इस रिसर्च पोर्टल के अंदर बहुत ईजिली हो जाता है। इसीलिए इस रिसर्च पोर्टल की जो स्क्रीन है, ये मार्केट हीट मैप जो खुला हुआ है, इसका मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। जो बेसिक आउटलाइन है कि एक एसेट फंड मैनेजर या मेरे जैसा बंदा जो अपने लिए भी, जाहिर सी बात है, मेरे अपने फंड्स हैं या एसेट मैनेजमेंट है, आरओआईज हैं, कंपनी क्लाइंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, जिनको एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मंथली बेसिस पे जब रिटर्न में बना के देता हूँ, शरिया कंप्लाइंट रिटर्न, और मार्केट अच्छी है तो उसमें रिटर्न अच्छे बनते हैं, जाहिर सी बात है, वॉल्यूम अच्छी होती है। मार्केट अच्छी नहीं है, चौपी है, तो उस वक्त क्या चीज़ें एज एन एसेट फंड मैनेजर जो बंदा है वो बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंटर जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले तो यह है, जो फर्स्ट पॉइंटर है, दैट इज रीबैलेंसिंग एंड डी रिस्किंग पोर्टफोलियो। अब इसके अंदर क्या मेन चीज कही जा रही है? ट्रिम पोजीशंस इन ओवरबॉट हाई बीटा स्टॉक्स, वो स्टॉक जो टेक्निकली ओवरबॉट हो गए। अब इसका जायजा कैसे लगाएं? मार्केट हीट मैप पे आए, इंडेक्स के एम आई ऑल सेलेक्ट करें, कलर पे आप जाए 1 मंथ चेंज। अब मंथली बेसिस पे ये टेक्निक बहुत बेसिक टेक्निक है जो टेक्निकली मैंने प्रूव करके, जब मैं केएसबी में था मैंने इस चीज़ को डेवलप किया, रियलाइज किया कि यहाँ पे मार्केट हीट मैप में कुछ स्टॉक्स हैं 5% का रिटर्न दिखा रहे हैं पॉजिटिव, कुछ स्टॉक्स हैं 10% का, 15, 20, 25% का रिटर्न पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इनका क्या मतलब? जब टेक्निकल चार्ट पे मैंने उसको अप्लाई किया तो पता चला कि जो स्टॉक 5%, 10%, 15 या 20%, 10% अबव, 15% अबव रिटर्न दिखा चुके हैं मंथली बेसिस पे, वो टेक्निकली आरएसआई उसमें ओवरबॉट सिनेरियो दिखा रहा है। मैं आपको लाइव यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखाता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फूड सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है। इसमें से बहुत सिंपल एक मिसाल लेने, रिसेंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनाई है टॉमसीएल ने, दी ऑर्गेनिक भी। बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे कि एक कंपनी है जो मीट एक्सपोर्ट करती है ऐसे एरियाज में जहां दूसरे कंपेटिटिव इस वक्त जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा हाई हो गया। तो इस वक्त टैरिफ एडवांटेज हमें मौजूद है और ऑब्वियसली एज एन इस्लामिक कंट्री जो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, इस तरीके से जो एक्सपोर्ट करती है तो उनको जो फॉरेन करेंसी में अर्निंग है वो बढ़ जाती है। टॉमसीएल इस वक्त 1 मंथ चेंज पे जो परसेंटेज दिखा रहा है, दैट इज 50%, 50.66%, विच इंडिकेट्स कि मंथली बेसिस पे 50% की रैली, 50% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड आपको 50% का रिटर्न बना के नहीं देता। ये तो 1 मंथ के अंदर 50% का रिटर्न आपने बना लिया, जो कि म्यूचुअल फंड शायद 10% के हिसाब से आपको अगले 5 साल में रिटर्न बना के दे।
तो स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली अ गुड सोर्स ऑफ जनरेटिंग फर्दर इनकम विद सरप्लस कैश, रेगुलर कैश नहीं, सरप्लस कैश जो आपके पास साइडलाइन रखा हुआ। अब टॉम सेल की मिसाल ले लें टेक्निकल बेसिस पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रीबैलेंसिंग एंड डी रिस्किंग पोर्टफोलियो, ट्रिम पोजीशंस इन ओवरबॉट हाई बीटा स्टॉक्स। अब टॉम सेल की मिसाल ले लें तो ये हाई बीटा बन गया, विच मीन्स कि इसने रिटर्न बहुत अच्छा दिया। हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, सिंपल इस वीडियो को आप देखें, सेम इसी तरीके पे जाके प्रैक्टिस करें। अब आप बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा होगा वीडियो देखे कि ये आपने टेक्निकल चार्ट कहाँ से एक्टिव किया। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे टॉप ऑफ द जो स्क्रीन है यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद है। मार्केट ओवरव्यू में जाके मार्केट हीट मैप जो ये यहाँ पे खुला हुआ है, इसी तरह बराबर में टेक्निकल पे जाके एडवांस चार्टिंग है, जब आप टैब खोलेंगे तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ही सिंपल इंडिकेटर अप्लाई करना है टू चेक कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने इन स्टॉक्स में की हुई है तो वो स्टॉक जो है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर वो मार्केट हीट मैप पे अगर आपको रिटर्न दिखा रहा है कि अब मैं यहाँ पे अपना लेआउट जो है वो लोड कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना जो है वो करने के बाद अब आप देखें कि यहाँ पे मैं अपने तमाम जितने भी बाकी इंडिकेटर्स हैं उनको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ जो दो हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं, एक ही इंडिकेटर मौजूद है, दैट इज आरएसआई। आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी सेटिंग क्या होती है? सेटिंग ये होती है कि जो बुलिश स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे पास अपर साइड होती है, उसके अंदर आप रखेंगे 60%, और जो हमारे पास डाउन साइड होती है उसको आप 40% कर देंगे। विच मीन जब आरएसआई का ट्रेंड 40% बिलो जाए तो इसका मतलब कि वो स्टॉक ओवरसोल्ड हो रहा है या डिस्काउंटेड रेंज में जा रहा है। लेकिन क्यों जा रहा है उसके पीछे वो भी रीजन जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि वो फाइनेंशियली उसने रिजल्ट बहुत खराब शो किया हो तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर डंपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो कि फंडामेंटली उसके अंदर कोई इशू नहीं है लेकिन वो गिरना शुरू है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है मटीरियल इन्फॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो आपने जो अपर लिमिट है वो 60 रखनी है, जो लोअर लिमिट है उसको 40 रखना है, और मिडिल लिमिट आपने 50 रखना है। 50 मतलब पिवट पॉइंट, 60% एंड अबव गया, आरएसआई की रेटिंग अगर अबव गई तो इट मींस कि जो स्टॉक है वो हमारे पास ओवरबॉट रीजन में जा रहा है। अब टॉमसीएल की डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग हमारे पास आ रही है प्रीवियस मंथ्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस लेबल में मार्क करूं तो आपको यहाँ नजर आएगा कि 90.53% जो है वो आरएसआई इस वक्त हमें इंडिकेशन दिखा रहा है, विच मीन टॉमसीएल ने मंथली बेसिस पे 50% का रिटर्न दिया, लेकिन टेक्निकली वो 90% ओवरबॉट है। तो इट मीन्स कि दिस इज अ स्टॉक विच इफ आई हैव इन माई पोर्टफोलियो आई विल डू प्रॉफिट टेकिंग एंड टेक एन एग्जिट। इसी तरह हमारे पास अगर हम किसी और स्टॉक की मिसाल ले लें, लेट्स से इस वक्त हम ट्रिपल जीएल की मिसाल ले लें। एक स्टॉक ऐसा है, कंपनी ऐसी है जिसको मैं काफ़ी टाइम से सजेस्ट भी कर रहा था अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को। ये ग्लास एंड सेरेमिक सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है, और केमिकल सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड थे, टेक्सटाइल सेक्टर भी हो गया। 22% की इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरना शुरू हो तो ऑब्वियसली इन सेक्टर्स को फायदा होता है। ट्रिपल जीएल इज अनदर प्राइम एग्जाम्पल। ट्रिपल जीएल की अगर हम बात कर लें तो अगेन अगर आपकी पोजीशंस है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी पोजीशन ट्रिम करें, और इन ओवरबॉट स्टॉक से जो अपना एलोकेशन है, जो कैपिटल है, वो डिफेंसिव सेक्टर्स में ले आए या डिफेंसिव स्टॉक्स में ले आए, वो स्टॉक्स वो सेक्टर जो कि अंडर वैल्यूड, या फिर अपना कैपिटल आप फ्री रखें। तो अगेन ट्रिपल जीएल की अगर मैं मिसाल ले लूँ, ट्रिपल जीएल का भी अगर आप इस वक्त आरएसआई देखें तो अभी करंटली 76% है। अगर हाईएस्ट पॉइंट इसका मैं मार्क करूं तो वो है 85%, विच मीन्स कि अगर मैं आपको ऊपर टेक्निकल चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो बेसिकली कंसोलिडेशन फेज के अंदर था स्टॉक। उस कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक ने अपनी जो है वो यहाँ पे रैली बनाई, और रैली बनाने के बाद अब इस फेज में जाके उसके अंदर हमें करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। तो एज एन एसेट फंड मैनेजर या एज अ टेक्निकल ट्रेडर या एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरा स्टॉक जिसके अंदर मेरी पोजीशन है उसकी जो रैली है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है, आरएसआई बहुत हाई है, तो फिर मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करूंगा, अपनी अपनी उस पोजीशन को क्लोज करके या तो कैपिटल फ्री रखूंगा अनलेस एंड अनटिल आई फाइंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन एनी अदर सेक्टर, इन एनी अदर सेक्टोरियल स्टॉक, तो फिर तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं अपना कैपिटल फ्री रखूंगा। अगेन द सेकंड पॉइंट इज द सेम जैसे अभी मैंने मेंशन किया, सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी, एग्जिट एग्जिट और रिड्यूस एक्सपोजर फ्रॉम ओवरहीटेड सेक्टर्स। अब सेक्टर्स की बात कर लें, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि सीमेंट सेक्टर की बात कर लें, मोस्टली स्टॉक्स अगर हम एवरेज लगाएं तो 20%, 25-30% अबव रिटर्न दे चुके हैं। इसी तरह हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर है, मुगल, आयशा स्टील, इत्तेफाक, तकरीबन इसका एवरेज लगाएं तो इसका भी 20-21-22% का एवरेज बनता है। ऑब्वियसली मैं एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। पावर सेक्टर की बात कर लें 22%, 9% की इलेक्ट्रिक है। केमिकल सेक्टर की बात कर लें तो केमिकल सेक्टर भी मंथली बेसिस पे अच्छे रिटर्न दे चुका है। तो अभी यहाँ पे नजर आ रहा है
कि सेक्टर वाइज इस वक्त तमाम जो सेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम रिफाइनरी एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इनके अंदर मूवमेंट अभी नहीं है। मंथली बेसिस पे इन्होंने अभी रिटर्न्स हमारे पास या तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं और डिस्काउंट हो गए, या ये कि इनके अंदर ऑलरेडी करेक्शन चल रही है और अपने मजीद करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो सेक्टोरियल चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सेक्टर वाइज भी कोई ऑप्शन हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जो 2.2 का पॉइंट है वो अंडर वैल्यूड एंड ओवरसोल्ड सेक्टर्स है। अगेन इस वक्त मंथली बेसिस पे अगर मैं फूड सेक्टर की मिसाल की बात करूं तो हमें यह नजर आ रहा है कि बनीज लिमिटेड ये इस वक्त -18% है। क्यों है, जाके उसका फंडामेंटल रीजन मालूम करें। अगर फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है तो इसका मतलब टेक्निकल उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। यूनिटी अगेन फाइनेंशियली इट्स नॉट अ हेल्दी कंपनी, टेक्निकली -7% पे, हो सकता है -10% पे चली जाए। FCPL एक बहुत प्राइम एग्जांपल है अभी लेटेस्ट दिनों में कि इसने अपार्ट फ्रॉम ऑल द मार्केट एंड सेक्टर्स FCPL ने परफॉर्मेंस अभी नहीं दिखाई, 3.34% का है। अब टेक्निकल इसके अंदर FCPL का चार्ट खोल लेते हैं, वीडियो लेंदी है लेकिन इसको समझना फंडामेंटल टेक्निकल बेसिस पे जरूरी है। FCPL का अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊं तो FCPL भी जो है फ्राइज लाइन कैंपिना एंग्रो लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन में मौजूद है। ये मैंने सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसकी मार्क कर दी, ये मैंने इसके मार्क कर दिए रेजिस्टेंस लेवल। अब आप देखें कि ये स्टॉक इसी लेवल के अंदर जो है वो फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है भाई, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आना था। फाइनेंशियल रिजल्ट अभी इसका जो रिसेंटली निकल कर आया वो एक्सपेक्टेशन से बिलो था। एक्सपेक्टेशन से बिलो होने की वजह से जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आई तो उसकी वजह से स्टॉक जो ऊपर जा रहा था टेक्निकली मोमेंटम गेन कर रहा था, वॉल्यूम गेन कर रहा था, वो दोबारा डिस्काउंट हो गया। बट कंपनी चूंकि फाइनेंशियली अच्छी है, एंग्रो बहुत बड़ा ब्रांड है और उसका ये पार्ट है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस रेजिस्टेंस लेवल को जब ये तोड़ेगा तो यहाँ से एक अच्छी रैली 93, 94, 95 रुपीज जो उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां तक अपनी ये एक मूवमेंट बना सकता है। बट उसके लिए इसको एक पॉजिटिव फंडामेंटल मटीरियलिस्टिक कैटलिस्ट की जरूरत है, रीजन की जरूरत है यहाँ से टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए। तो फंडामेंटल अलॉन्ग विद टेक्निकल एज एसेट मैनेजमेंट गाय, फंड मैनेजर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ये कुछ चीजें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट डाउन करना जरूरी होता है। और जब मार्केट चॉपी होती है तो जबरदस्ती ग्राइंड आउट करके प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकते हैं मार्केट से जब तक मार्केट में आपको अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं। अगेन थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग कैश लेवल। जब मार्केट चॉपी है, जून जुलाई अगस्त 2 मंथ हमने देखा मार्केट ने भरपूर हमें रिटर्न दिया, तो आप उस रिटर्न को एंजॉय करें। जरूरी थोड़ी कि हर मंथ लग के घुस के आप मार्केट में ट्रेड करते रहें। कोशिश करें कि मार्केट से अगर पिछले महीने 1 लाख रुपए बनाए तो इस महीने 2 लाख रुपए बनाए। जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं भी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं अपने आप को कैपिटल साइड में रख के मैं सुकून से बैठ जाता हूँ कि मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन आई री इन्वेस्ट, इफ नॉट देन देयर इज नथिंग आई कैन डू अगेंस्ट द मार्केट एंड दैट्स अ गिवन। क्योंकि मेन चीज ये है कि अगर मार्केट में ऑप्शन या फंडामेंटल या टेक्निकल ट्रेड्स अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से किस स्टॉक को पकड़ के मैं और आप तो खींच नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट HNW, हम हाई नेटवर्क क्लाइंट्स नहीं है, वी आर रिटेल क्लाइंट्स। मैं भी अपने आप को रिटेल क्लाइंट्स मानता हूँ। ब्रोकेजेस जो म्यूचुअल फंड्स के साथ मिलके, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कंपनीज के साथ मिलके जो लेवरेज पे काम करती हैं, दोज हैव द पावर कि वो स्टॉक्स को मूव कर सकती हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो मैं और आप जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, एक नॉर्मल कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कैश पर आ जाए, कैश अपने हाथ में रखें ताकि जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, किसी अच्छे रीजन की वजह से किसी स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आए, वहां पे उसको ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं और प्रॉफिट बना के दोबारा कैपिटल पे आ जाए। तो ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट चॉपी होती है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा 60-65% कैपिटल अपना या क्लाइंट का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो वो उसका फ्री हो, ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए वहां पे उसको अवेल करके प्रॉफिट बनाया जाए। या जो पुरानी अनरियलाइज होल्डिंग्स है जो नेक्स्ट मंथ रोल ओवर हुई हैं उनके अंदर पोजीशन बरकरार रखी जाए, नई पोजीशंस ना खुली जाए। हेजिंग पोजीशंस जो है वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात की गई जो कि हमारी मार्केट में नहीं होता है। दीज आर अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स। फोकस ऑन क्वालिटी एंड अर्निंग्स रिजिलियंस। मैंने आप लोग को हमेशा बताया, इस वीडियो के इख्तिताम में मैं ये बात करूंगा कि मार्केट में रिजल्ट सीजन भी होता है। पोस्ट प्री बजट, पोस्ट बजट मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी आती है, चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी होती हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, पॉलिसी चेंजेस की वजह से कंपनीज के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर, ओवरऑल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। केसी स्टॉक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं अपने कंसल्टेशन गाइड के अंदर पब्लिकली भी है और प्राइवेट भी है, मैं डिटेल एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो जाके देखें। इसके अंदर बहुत सिंपल ऑप्शन है बोर्ड मीटिंग। जब आप बोर्ड मीटिंग क्लिक करेंगे ये आपको तमाम अगले दिन आने वाली कंपनीज की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करेगा। द बेस्ट थिंग एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर,
what I do and what you should do as well, keep track on the upcoming board meeting. आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी कंपनी है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। जुलाई रिजल्ट सीजन होता है, अगस्त रिजल्ट सीजन होता है। बहुत सारी कंपनी जो अपने अप्रैल मई जून के रिजल्ट क्लोज करती हैं, जुलाई में पब्लिश करती हैं। इसी तरह जनवरी फेब मार्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अप्रैल मई में निकल कर आ रहे होते हैं। तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कंपनीज अपने रिजल्ट पब्लिश करती हैं। अब आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी 6 सितंबर को, 8 सितंबर आज के दिन कोहाट सीमेंट की अगर हम बात कर लें, एनुअल रिजल्ट जो है वो अपना पब्लिश करने जा रही है। टट्टा सीमेंट की बात कर लें, टट्टा सीमेंट अपने एनुअल रिजल्ट पब्लिश करने जा रही है। मेक श्योर ये करें इस लिस्ट के अंदर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो आपके पोर्टफोलियो में भी है तो उसके रिजल्ट का आने का वेट करें। अगर एनुअल रिजल्ट है तो उसके पुराने 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंपेयर करें। अगर तो उसका रिजल्ट अच्छा है चौथे क्वार्टर का और ओवरऑल इस साल का पिछले साल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट है तो उसकी स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। स्टॉक प्राइस हमेशा जो है वो पॉजिटिव बेसिस पे गेन करती है। एज एसेट फंड मैनेजर, एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, मार्केट में जब ऑप्शन अच्छे हों, रिजल्ट सीजन हो तो रिजल्ट सीजन पे फोकस करें। रिजल्ट सीजन नहीं है तो फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे, कंपनीज की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अनाउंसमेंट्स का टैब जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो कंपनी की जो हमारे पास अनाउंसमेंट्स निकल कर आ रही है उन पे फोकस करेंगे। कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जिसने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन लॉन्च की हो। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब टीपीएल को की बात करें, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन का जहां भी नाम देखें, अगर आपकी पोर्टफोलियो में कंपनी है, फॉरन उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को खोलें, पीडीएफ को खोलें, पढ़ें, उसको समझें कि उसके अंदर क्या रीजन कंपनी ने मेंशन किया। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है मार्केट को जज करने के लिए। मंथली बेसिस पे इस वक्त मार्केट बहुत हाई है। मैं अगर किसी स्टॉक्स में काम कर रहा हूं तो उनके पीछे सर्टेन टेक्निकल रीजन होंगे या उनकी वो जो ग्रोथ उनके फंडामेंटल रीजन की वजह से, एमओयूज की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से अभी पेंडिंग है। वो जो उन्होंने मुनाफा कमाना है जो अभी उसके फंडामेंटल में शो नहीं हो रहा, उसकी फाइनेंशियल में शो नहीं हो रहा, वो आएगा आने वाले मंथ्स में, तो मैं उसको होल्ड करके बैठ जाता हूँ। तो जब वो फाइनेंशियल शो करते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक अपनी एक प्रॉफिटेबल रैली बनाता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मार्केट जिस हाईस पे खड़ी हुई है, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अपने लिए जो है वो सेफ साइड कैश अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकेजेस के अंदर जाहिर सी बात है होता है कि वो पुश करती हैं कि आप रोजाना ट्रेड लें, लेकिन जब मार्केट में ट्रेड्स अवेलेबल नहीं है तो बिला वजह ब्रोकेजेस को कमीशन बना के देना या अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करना। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि, या मेरे क्लाइंट सवाल करते हैं कि वीर भाई आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये स्क्रीन के सामने आप जितने टैब्स देख रहे हैं ये डेली बेसिस पे मेरे सारे टैब्स खुले होते हैं। मैं जो न्यूज़ आ रही होती हैं, कंपनीज के अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं, उन पर फोकस कर रहा होता हूँ। मार्केट टेक्निकली क्या रेंज दिखा रही है, टेक्निकली स्टॉक क्या मोमेंटम हमें दिखा रहे हैं, मैं उनको फोकस करता रहता हूँ। और इसी तरीके से मार्केट हीट मैप पे मेरी नज़र होती है कि कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट हैं, ओवरसोल्ड हैं, तो उसी हिसाब से जो पोजीशन है, जो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन है वो मैं करता रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 03323392 और ये कि कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मेरी कंसल्टेशन लेना चाहें, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहें, मुझे एज ए इक्विटी कंसल्टेंट हायर करना चाहें, ये चीज़ें सीखना चाहें ऑन अ पर्सनल लेवल, तो मुझे आप जरूर रीच आउट कर सकते हैं। एंड ईमेल जो है वो consultationbyabir@gmail.com, इस पर भी आप जो है मुझे ईमेल करके रीच आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, ऑब्वियसली अ लेंदी वीडियो, बट ज़रूरी है ऐसे सिनेरियो में, ऐसी मार्केट में किस तरीके से क्या स्टेप्स लेने, मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो स्ट्रैटेजी मेरी है वो मैंने बता दी। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मार्केट में कब काम करना है, कब नहीं करना है, ये सीख के समझ के पहले उसके एनालिसिस करने होते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन करनी होती है। मुझे 5+ ईयर 6+ ईयर्स हो गए ये सब काम करते हुए। मेरे लिए मार्केट को डील करना आसान है, प्रेशर को हैंडल करना आसान है, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आसान है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट अगर मैं उनको रेवेन्यू बना के देता हूँ मंथली बेसिस पे, या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको मैं रिटर्न बना के दे रहा हूँ, शेयर कंपाउंड रिटर्न, तो प्रेशर मेरे ऊपर होता है। क्लाइंट्स को मैं चीज समझाता हूँ कि मेरा 5+6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई आई एम हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अ वेरी काम वे। बहुत सुकून से मैं चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ, प्रेशर नहीं लेता। क्लाइंट्स अमूमन प्रेशर में आ जाते हैं बिकॉज उन्होंने ये चीज़ इस तरीके से प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं की होती जिस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट की हुई। So all in all, I hope this video helps. Let me know in the comment section below. Until next time, it's Mohammad Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.